बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएसएम मेंटोर। मैं हूं मोहसिन शदाब मोहसिन, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज पढ़ेंगे। तो समझते हैं कि ये क्या होता है। इसी पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और उसके लिए हमने एक फार्मूला भी डिराइव किया था, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। लेकिन ये फार्मूला हमने सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए पढ़ा था, क्योंकि हमने तीन तरह की एग्जाम्पल यहाँ पढ़ी थी। तीनों केसेस के अंदर हमने जो सरफेस यहाँ कंसीडर की थी वो फ्लैट सरफेस थी। लेकिन इस टॉपिक में हमने क्लोज सरफेस के बारे में पढ़ना है। अब क्लोज सरफेस कोई क्यूबिकल सरफेस हो सकती है, ये भी क्लोज सरफेस है। कोई सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, या कोई भी रैंडम शेप। ये सारी जितनी भी शेप्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये सब क्लोज सरफेस है। अब हमने इस क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूला ई ए कॉस थीटा हमारे पास सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए, तो अगर किसी कर्व सरफेस की हम बात करते हैं तो उसके लिए ये वैलिड नहीं रहता। अगर कर्व सरफेस के लिए ये वैलिड नहीं रहता तो फिर इस फार्मूले को डायरेक्टली हम कर्व सरफेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ये हमारे पास ये स्फेरिकल शेप है, ये कर्व शेप है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस सिचुएशन के लिए हम क्या करते होते हैं कि जो पूरी सरफेस होती है इसके स्मॉल पैचेस बना लेते हैं। इस तरह से मैंने पूरी सरफेस के छोटे छोटे पैचेस बना दिए जो कि इक्वल होंगे। अब अगर हम यहाँ से किसी एक छोटे से पोर्शन को कंसीडर करें, जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया है, और देखें तो ये हमारे पास तकरीबन फ्लैट सरफेस बनती है। अगर ये फ्लैट सरफेस बनती है तो हम यहाँ पर इसका इजीली नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये फ्लैट है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला हमारे पास ई ए कॉस थीटा, इसको भी अप्लाई किया जा सकता है। भले ही यहाँ पर पूरी कर्व सरफेस के लिए मैं ये फार्मूला नहीं लगा सकता, लेकिन इस सरफेस का ये जो छोटा सा पार्ट है जो कि एक फ्लैट सरफेस बन रही है, इसके ऊपर तो अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर ये एक फ्लैट सरफेस है तो इसके साथ वाली जितनी भी सरफेसेज होंगी, ये भी तो अगर इस इतने ही पोर्शन की मैं बात करूं तो वो भी तो फ्लैट होंगे। तो इसका मतलब है हम सारे अलग अलग पैचेस के ऊपर इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरी इकट्ठी सरफेस के ऊपर इस वक्त हम डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अभी ये जो मैंने आपके सामने सिचुएशन रखी है, इसी को अब हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आपने जिस तरतीब से मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा है, आपने पेपर में भी इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। इसकी थ्योरी भी मैंने लिख दी है, साथ जो डायग्राम आपने बनानी है वो डायग्राम भी मैंने यहाँ पर बना दी है। तो जो बात मैंने अभी आपको बताई है कि हमने क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी सरफेस ले रहे हैं जो क्लोज सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस है, और उसके अंदर सेंटर में हमने एक चार्ज को रखा हुआ है जो कि चार्ज क्यू है। अब क्योंकि ये चार्ज पड़ा हुआ है और सिंगल चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो कि हर डायरेक्शन के अंदर फैल रही होंगी, इस सरफेस से बाहर की तरफ निकल रही होंगी। अब क्या करेंगे कि मैंने आपको बता दिया कि जो पूरी सरफेस है इसमें हम एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं, पूरी सरफेस का स्मॉल पार्ट। वो पार्ट इतना होना चाहिए कि एक फ्लैट सरफेस हो। अगर वो फ्लैट सरफेस है तो हम उसका नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि उसका वेक्टर एरिया कहलाएगा। हमें मालूम है कि ई ए कॉस थीटा में जो ए होता है वो वेक्टर एरिया होता है, तो यहाँ पर हम इसका वेक्टर एरिया भी बना देंगे। यहाँ पर मैंने वेक्टर एरिया के साथ ये डेल्टा का साइन डाला है। ये डेल्टा का साइन इस चीज़ को शो कर रहा है कि पूरे एरिया का ये छोटा सा पार्ट है, इसी स्मॉल एरिया की वजह से हमने यहाँ पर डेल्टा लगाया है। अब क्योंकि मैंने बताया कि ये चार्ज है, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, तो वो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी शो कर दिया। ये वाला काम जो मैंने यहाँ पर किया है ये पूरी सरफेस के लिए होगा। अभी क्योंकि हम पूरी सरफेस में जितने भी पैचेस बन रहे हैं उसमें से सिर्फ एक को डिस्कस कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने जो डिटेल लिखी है वो एक ही लिखी है। आप मानकर चलेंगे कि यहाँ पर जो काम इधर हो रहा है वो जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे पैचेस बन रहे हैं उन सब पर हो रहा होगा, लेकिन उसको बाद में हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे। पहले ए के बिहेवियर को हम समझ लेते हैं। जो बात मैंने आपको बताई है वो मैंने यहाँ पर लिखी भी है कि हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास सरफेस फ्लैट होगी। इस वजह से हमने इसको n स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अगर एक पैच का एरिया डेल्टा A1 है तो दूसरे का डेल्टा A2, A3, और हम नंबर ऑफ पैचेस बना रहे हैं तो सबका डेल्टा AN होगा, और हर एक पैच जो होगा वो एक फ्लैट सरफेस के तौर पर बिहेव करेगी, और उसका जो वेक्टर एरिया नॉर्मल होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर क्योंकि इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, और अगर कोई एक एरिया हमारे पास यहाँ पर होगा तो उसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में ही जाएंगी। अब इस पैच में से जो फील्ड लाइन गुजरेगी उसको मैं E1 कहूँगा, किसी दूसरे पैच में से गुजरने वाली फील्ड लाइन को हम E2 कहेंगे, फिर E3, और सिमिलरली सारे पैचेज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम EN से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर किसी क्लोज सरफेस में से जितना फ्लक्स पास करेगा हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। एक पैच का फ्लक्स होगा वो φ1, दूसरे पैच का φ2,
phi 3 और नंबर ऑफ पैचेस हैं तो सबका हम लास्ट पे phi n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें मालूम है कि जो phi है वो E डॉट डेल्टा ए के इक्वल होता है, क्योंकि हम फर्स्ट पैच की बात करें तो ई के साथ भी 1 आएगा और वेक्टर एरिया के साथ भी 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, सिमिलरली आखिर के लिए हम n लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम है। अब दो वेक्टर की डायरेक्शन जब सेम होती है तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। इस वजह से जब हम E और डेल्टा ए के दरमियान डॉट को ख़त्म करके cos थीटा लिखेंगे तो हम थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सिचुएशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये हर बनने वाले पैच के लिए भी होगी। तो अगर इधर एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो बाकी सब पैचेस के लिए एंगल भी 0 डिग्री ही होगा। इसी वजह से हमने यहाँ हर जगह पर 0 डिग्री को पुट कर दिया। हमें मालूम है कि जो cos 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, इस वजह से यहाँ पर हमने 1 लिख दिया और 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। सिमिलरली हमने सब पैचेस के लिए ये बना दिया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पूरी सरफेस के ऊपर बराबर होगी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये चार्ज हमने सेंटर पर रखा हुआ है, सेंटर के बाहर ये वाली जो सरफेस होगी ये बेसिकली इस स्फीयर के रेडियस के इक्वल होगी। अब रेडियस से इक्वल होने से मुराद है कि यहाँ सेंटर से इधर तक का फासला, इस डायरेक्शन में ये वाला डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में आप कोई भी डायरेक्शन ले लें, मतलब कि कोई भी रेडियस ले लें, उन सब की वैल्यू एक जैसी होगी। यानी कि ये जो सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं या वेक्टर एरिया बनाया हुआ है यूँ समझ लें, वो सारे बराबर फासले पर है, इक्वी डिस्टेंस है। और इक्वी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो सेम होती है। यानी कि मैं इन शॉर्ट कहूँ तो जो स्फीयर की सरफेस के ऊपर, पूरी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो सेम होती है, हर जगह पर एक जैसी होती है, क्योंकि उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो एक जैसा होता है। हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली हमारे पास रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यानी रेडियस को जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन हमने तो यहाँ पर रेडियस को फिक्स किया हुआ है, फिक्स है मतलब कि सारे बराबर फासले पर हैं, जो कि इस स्फीयर के रेडियस के इक्वल डिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक जैसी रहेगी। अब क्योंकि वो सबके लिए एक जैसी रहेगी तो हम इसको E1 2 3 नहीं लिखेंगे, सिंपल E से रिप्रेजेंट कर देंगे। जो हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन के अंदर जहाँ पर हमने E1 2 3 लिखा था उसकी जगह पर सिंपल E लिख देंगे। और जबकि वेक्टर एरिया तो सबके लिए हमने डिफरेंट बनाए थे तो इसको एज इट इज ही हम लिखेंगे। अगले स्टेप में क्योंकि हम E को सेम रख रहे हैं तो इस पूरी इक्वेशन में से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब समझते हैं यहाँ पर इस डेल्टा A1 2 3 को, क्योंकि हमने किसी स्फीयर की स्मॉल पैचेस बनाकर ये वाली शेप बनाई थी, फिर हमने उसके ऊपर एक पैच को जो कंसीडर किया था वो ये है। अगर इसी के साथ हम कोई एक और भी बना दें, फिर एक और भी बना दें, यानी ये दूसरा है, ये अगर आपके पास है डेल्टा A1 है, ये डेल्टा A2 है, A3 है, और इसी तरह से नंबर आप बनाते जाएं पैचेज, ये A4 है, और सारे पैचेज को जब मिलाएंगे तो ये पूरी एक सरफेस नहीं बन जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा, इस पूरे स्फीयर का एरिया हो जाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पर लिखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर पहले स्मॉल था, एक का था, फिर दूसरे का, तीसरे था, और इस हिसाब से पूरी स्फीयर का ये सरफेस एरिया बन जाएगा। तो आगे हम फर्दर वैल्यूज पुट करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें कि E किसके इक्वल होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के इक्वल होता है E, और जबकि सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है स्फीयर का जो एरिया का फार्मूला होता है वो 4 पाई r² होता है। अब क्योंकि यहाँ पर E है तो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी जगह पर ये पुट करेंगे, और ये है टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला ये है, तो इसकी जगह पर इसको पुट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर हम देखें तो इसमें से कुछ टर्म कैंसिल होती हैं, जैसे कि यहाँ 4 पाई ये कैंसिल हो जाएंगे, और r² देखें तो ये भी कैंसिल हो जाते हैं। यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास phi इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ जाता है। अब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये किसी भी कर्व सरफेस यानी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है।
यानी जब कभी भी हम क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रख के उसमें फ्लक्स फाइंड करना चाहेंगे तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब देख लेते हैं कि ये जो फार्मूला है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसकी डिपेंडेंस चेक करते हैं सिलेक्टिव फ्लक्स की। तो पहली बात तो ये है कि ये चार्ज इनक्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जो चार्ज उस स्फीयर के अंदर आपने इनक्लोज किया हुआ है उस चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है, कम है या ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर ये मीडियम पर डिपेंड करता है कि उस स्फीयर के सेंटर में जहां पर चार्ज रखा हुआ है और उसकी आउटरमोस्ट सरफेस के दरमियान में मीडियम क्या है, कोई एयर है या फिर कोई और मटेरियल रखा हुआ है, उस मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों बातें हमें कहाँ से पता चली, ये बातें हमें इस फार्मूले से पता चली। ऊपर क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो हम चार्ज प्लेस करेंगे उसकी वैल्यू के ऊपर, और यहाँ पर लिखा हुआ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा वैल्यू का चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ज़्यादा होगा। नीचे लिखा हुआ है मीडियम, एप्सिलॉन नॉट मीडियम को शो कर रहा है यहाँ पर, तो ये नीचे लिखे होने का मतलब है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मीडियम हमारे पास स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता ज़रा उसको भी देख लें। फ्लक्स जो होगा इस तरह की सिचुएशन में क्लोज सरफेस का, ये शेप या ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने एक सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, उसके बाद जो क्लोज सरफेस बनाई, शर्त यह है कि सरफेस क्लोज होनी चाहिए, लेकिन आपने किसी भी शेप में वो क्लोज सरफेस बना दिए, फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यही फार्मूला उसके ऊपर लगेगा और हम उसको आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है, अगर आपने ये वाली शेप बना दी है जिस तरह ये आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर हमने तो ये सारी सिचुएशन स्फीयर के लिए पड़ी हुई है, इसी चार्ज के बाहर स्फीयर बना दें। अगर स्फीयर बनाने से इसके अंदर ये वाली फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, मान लें कि ये हमारे पास है टोटल 8 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो अगर इसी शेप को आप ऐसे बना दें तब भी फील्ड लाइन तो वही 8 ही रहनी है ना। तो फील्ड लाइंस किसी सरफेस में से जितनी पास करती हैं उसी को तो फ्लक्स कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आप शेप को कैसा भी बना दें लेकिन फ्लक्स तो उतना ही रहेगा ना। तो इस वजह से ज्योमेट्री या शेप के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, आप कोई भी इसकी शेप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।